पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक एंड रेगुलेशन ऑफ डेंसिटी। तो इससे पहले हमने जो विश्व की जितनी भी पारिस्थितिक तंत्र थी उनमें से थोड़ी सी चीजें बच गई थी वो हम देख लेंगे। तो बहुत से ऐसे जीवधारी होते हैं जो अपने शरीर के जो अंतःवातावरण होता है वो वातावरण के सापेक्ष क्या होते हैं, स्थिर बनाए रखने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे जीव जो क्या करेंगे, बाह्य वातावरण में कोई भी परिवर्तन हो और अपने शरीर का जो अंतर वातावरण है उसको स्थिर बनाए रहे, उसे ही हम समस्थिरता कहते हैं, होमोस्टैटिस। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं जो बाह्य वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल नहीं पाते, तो उन्हें हम समस्थिरता नहीं कहते हैं। मतलब समस्थिरता की अगर हम परिभाषा की बात करें तो समस्थिरता में क्या आ जाएंगी आपकी, किसी जीव का बाह्य वातावरण के साथ साम्यावस्था व संतुलन, साथ ही साथ प्रतिकूल वातावरणीय परिवर्तनों के बावजूद भी शरीर की जो स्थिर होती है स्थिरता, वो अनुकूल अंतर वातावरण को बनाए रखने की क्षमता को ही स्थिर रखते हैं, उसे हम समस्थैतिकता कहते हैं। बहुत से जीवधारी अपने शरीर की समस्थैतिकता बनाए नहीं, मतलब आप बोल सकते हो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो अपने शरीर की समस्थैतिकता को बनाए नहीं रखते हैं, जिनसे जो तनावयुक्त आजैविक कारक होते हैं ना, उससे निपटने के लिए इनमें कुछ क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले रेगुलेशन होता है। रेगुलेशन नियंत्रण। बहुत से ऐसे जीवधारी होते हैं जो अपने शरीर के अंतर वातावरण बनाए रखते हैं, चाहे बाह्य वातावरण में कितनी भी दिक्कत आए। मतलब मनुष्य का जो स्थिर तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं बाह्य तापमान कितना भी गर्म हो या कितना भी ठंडा हो, जो शरीर का अंतर वातावरण होता है ना वो 37 डिग्री बनाने में मनुष्य क्या होता है, सक्षम होता है, और इसी को हम नियंत्रण कहते हैं। और ऐसे जीव जिनमें नियंत्रण पाया जाता है उन्हें हम नियंत्रक कहते हैं, रेगुलेटर। अगर बाह्य वातावरण का तापमान बहुत अधिक भी हो जाता है ना, तब भी ये शरीर में क्रियाकलापों को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान स्थिर बना रहे ताकि जो बाह्य तापमान है वो गर्म हो। तो हमारे शरीर के जो श्वेत ग्रंथियां होती है ना, उससे पसीने निकलते हैं जिससे हमें ठंडा महसूस होता है और हमारे शरीर का तापमान स्थिर बना रहता है। यदि बाह्य वातावरण का तापमान बहुत अधिक कम भी हो तो भी हमारे शरीर में क्या होती है, कपकपी होती है, और कपकपी होने से हमारे शरीर में जो ऊष्मा है वो रिलीज होती है और शरीर का तापमान क्या होता है, स्थिर बना होता है। ठीक, रेगुलेशंस। तो बहुत सारे ऐसे जीव नियंत्रक मतलब बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनमें जीव नियंत्रक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जिनमें भी जीव नियंत्रक नहीं पाए जाते हैं। वही बात करें हम दूसरी की, तो वो है आपकी कन्फर्म। कन्फर्म मतलब अनुरूपता। लगभग 99% जंतु और पौधों में क्या होती है, समस्थैतिकता नहीं पाई जाती। मतलब वे अपने शरीर की जो अंतर वातावरण होते हैं ना, साथ ही साथ उनमें जो पारसरणिक सांद्रता होती है उसको स्थिर बनाए रखने में पूरे सक्षम नहीं होते हैं। और ऐसे वे जीवधारी जिनके शरीर का ताप और पारसरणिक सांद्रता बाह्य वातावरण के परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होता है, तो ऐसे जीवों को हम अनुरूपक कहते हैं। या ऐसे जीवों को हम उष्माक्षेपी या कोल्ड ब्लडेड या विषमतापी भी कहते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कुछ समय तक नियंत्रक होती है, साथ ही साथ कुछ समय के बाद क्या होते हैं, कंफर्म शो करते हैं, अनुरूपता बताते हैं। मतलब कुछ नियंत्रक और कुछ अनुरूपता के बीच के होते हैं, तो इसे हम पार्शियल रेगुलेटर कहते हैं, आंशिक नियंत्रक। मतलब कुछ समय तक उनके शरीर में क्या होगी, ताप या पारसरणिक जो सांद्रता होगी वो बाह्य वातावरण के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होगी, लेकिन एक सीमा तक, और उस सीमा में पहुंचने के बाद यह क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। ठीक, इसके बाद आती है आपकी माइग्रेशन।
माइग्रेशन, मतलब अभिगमन या बोल सकते हो प्रवास। तो बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर या भोजन की तलाश में या अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान अपनी पूरी की पूरी समशिष्ट लेकर के चली जाती है, और उस स्थान का जो वातावरण है वो सामान्य होने पर वो क्या कर देती है, वहां पे पुनः वापस चले आती है। अगर हम एक उदाहरण ले, जो साइबेरिया है, शीत ऋतु में बहुत ठंडी होती है, तो साइबेरिया से बहुत से पक्षी क्या होते हैं, जैसे कि क्रेन या टील पक्षियां, इनकी पूरी संशिष्ट क्या होती है, साइबेरिया से उड़ करके चले जाते हैं भारत में। वो भारत के जो राजस्थान है, राजस्थान राज्य के भरतपुर में उपस्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम केवलादेव, उनमें क्या होती है, चली जाती हैं। और इसी को कहते हैं अभिगमन, मतलब किसी जीव का प्रतिकूल वातावरण या परिस्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना अभिगमन कहलाता है। अब बात करते हैं सस्पेंड की। अस्थायी निष्क्रियता में आएगी, तो कुछ जीवाणु या तो बहुत सारे जीवाणु और कवक वे क्या करेंगे, जब मौसम अनुकूल नहीं होता है ना, या जब तापमान बहुत अधिक हो जाता है, या बोल सकते हैं बाहर तापमान जो बाहर वातावरण होता है उसका तापमान बहुत कम हो जाता है, तो यह जिस वातावरण में रहते हैं वो उनमें रहने योग्य उपयुक्त नहीं रह पाते, तो ये क्या करते हैं, अपने मरने से पहले एक मोटी भित्ति वाले बीजाणु बना करके क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम जीवाणु या कवक जहां रह रहे होंगे, वहां पे क्या करेंगे, मौसम के प्रतिकूल वातावरण होने पर, मतलब जिसमें यह रहने योग्य नहीं, मतलब सहने योग्य नहीं रहे होंगे, तो उस दशा में वो जो मोटी भित्ति वाले बीजाणु है ना, उनको बना करके चले जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। और अनुकूल वातावरण आने पर ये बीजाणु या कवक फिर से क्या होंगे, अंकुरित होकर के, या इनके जो बीजाणु अनुकूल वातावरण में जीवाणु और कवक को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, तो इसी को हम अस्थायी निष्क्रियता कहते हैं। वही बात करें हम यहाँ पे, जैसे हम स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक एंड रेगुलेशन ऑफ डेंसिटी में, तो बायोटिक पोटेंशियल आएगा, जैविक विभव, तो इसमें बायोटिक फैक्टर भी आते हैं, तो वो चीज देख लेंगे हम थोड़ी सी। वे कारक आते हैं जो क्या होंगे, जीवित होते हैं, साथ ही साथ सभी सजीव इसी के अंतर्गत रह गए हैं, जैसे कि जीवाणु, कवक, शैवाल, पौधे, वनस्पति आदि सारे क्या होंगे, जैविक कारक से संबंधित है और उन्हें इनका अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी भी जगह की आबादी पर जो कोई भी स्थान है, वहां पर जो आबादी है वो क्या होगी, जीवों की उस संख्या या अन्य जीवों का जो प्रभाव पड़ता है उसी को हम जैविक कारक कहते हैं। जैसे कि किसी पौधे पर किसी जीव का जो प्रभाव पड़ता है तो उसी को हम जैविक कारक कहते हैं। जैविक कारक के अंतर्गत जो जीव आते हैं, जैसे कि वनस्पतियां, जंतु, जीवाणु, कवक, ये सभी एक दूसरे पर क्या होंगे, प्रभाव डालते हैं। जैविक कारक में ही उनको कुछ भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहले आती है जैसे वनस्पति और जंतुओं के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है वो, कैसे किसी वनस्पति पर जंतुओं का क्या संबंध होता है, या बोल सकते हैं पृथ्वी पर उत्पादक के रूप में क्या होते हैं या क्यों होते हैं। तो पृथ्वी पर हर किसी को अपनी जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, भोजन से। और सभी जंतु क्या होते हैं, पौधों से ही वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए। तो यहाँ दो वर्ड्स आ रही है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो वे जीव जो डायरेक्ट वनस्पतियों को खाते हैं, जैसे कि शाकाहारी गाय, भैंस, ये क्या है, वनस्पतियों को खाते हैं, तो हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से उन्हें भोजन प्राप्त हो रहा है, किससे, वनस्पतियों से। वही अप्रत्यक्ष की बात करें तो शेर, हिरण, शेर क्या करता है, हिरण को खाता है, तो शेर पौधों को तो नहीं खाता है ना, तो वो शेर क्या होंगे, प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर डिपेंड नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर डिपेंडेंट है, क्योंकि शेर हिरण को खाता है और हिरण इन वनस्पतियों को खाता है।
जनसंख्या लक्षण एवं घनत्व का नियमन, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो पृथ्वी के प्रत्येक जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं ना, उनमें पादपों और जंतुओं का जो एक विशिष्ट समूह क्या होता है, निवास करता है। यह सभी समूह आपस में पारस्परिक संबंध बनाए रखते हैं और इन समूहों का जो निर्धारण होता है ना, वो वातावरण के जो विभिन्न भौतिक एवं जैविक कारक होते हैं उनकी अनमोल क्रियाओं के द्वारा होता है। साथ ही साथ इनकी इकोलॉजी जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन जो जीव पादप होते हैं उनको समूहों को बायोटिक कम्युनिटी कहा था, या उसके नाम से शुरू किया था। किसी एक ही प्रकार की जीव या पादप समूह को ही हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन, मतलब जीव संख्या। पॉपुलेशन शब्द लैटिन भाषा के पॉप्यूल्स शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है लोग। चलिए बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो मैकनॉटन ने 1973 में बताया कि जो समान अनुवांशिकों के उस समूह को जो क्या करेगी, जो समान समय और स्थान पर पाए जाते हैं उन्हें हम पॉपुलेशंस कहते हैं, समशिष्ट। क्रेब्स ने बताया कि किसी विशेष समय या स्थान पर जो प्रजातियां विशेष के समूह को वहां की जीव संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन की, समशिष्ट के गुण की। तो उनके गुण लक्षण इस प्रकार से होते हैं, हमने 6 शो किया है। सबसे पहले आती है आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी, समशिष्ट घनत्व। दूसरी बर्थ रेट, जन्म दर, डेथ रेट, मृत्यु दर, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ पैटर्न एंड बायोटिक पोटेंशियल। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी कि किसी निश्चित अवधि में प्रत्येक इकाई क्षेत्र अथवा आयतन में उपस्थित जितने भी जीवों की संख्या होगी उनको हम समशिष्ट घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। इनमें दो चीजें आती हैं आपकी, एक तो क्रड डेंसिटी आती है और दूसरी इकोलॉजिकल डेंसिटी आती है। अशोधित घनत्व और दूसरी पारिस्थितिक घनत्व। अशोधित मतलब कुल क्षेत्र में जितने जीव की कुल संख्या होगी ना, उसे हम अशोधित घनत्व कहेंगे, क्रड डेंसिटी। और वही इकोलॉजिकल मतलब जीवों की कुल संख्या जहां वे वास्तविक रूप से रहते हैं या उन्हें रहने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। एग्जाम्पल होती है ना कि यदि 200 हिरण क्या होंगे, एक वर्ग मील क्षेत्र में रह रहे हैं, परंतु उनके निवास के लिए केवल आधा जो क्षेत्र है वो ही उपलब्ध है, तो हिरण के लिए क्या होंगे, वो असंशोधित घनत्व 200 और जो पारिस्थितिक घनत्व होगी वो 400, क्योंकि आधे में रह रहे हैं। चलिए हमने अभी पॉपुलेशंस की बात की, तो ये क्या होंगी, जैसे समशिष्टियों में ही पॉपुलेशंस क्या होता है, एक ही जाति के जीवों का जो समूह होता है वो समशिष्ट कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल्स के लिए हम यहाँ पे समशिष्टि ही ले रहे हैं, तो एक ही जाति, जैसे मनुष्य के एग्जांपल लेते हैं, मानव जाति में मनुष्य के कई जीव मानव जाति के जब समूह बना तो उस समूह को कहते हैं समशिष्ट, जिसमें केवल क्या होंगे, मानव की जातियां ही पाई जाएंगी। जैसे गेहूं के खेत में गेहूं का जो समूह है वह गेहूं की क्या कहलाएगी, समशिष्टि कहलाती है। वही इंडिविजुअल वैशिष्ट समशिष्टि में ही आएगी। तो किसी एक जीव से, जैसे मानव के समूह में केवल एक मानव, वो क्या होगा, विशिष्ट कहलाएगा। वही कम्युनिटी की बात करें हम, तो कम्युनिटी में ही क्या आएंगी, समुदाय मतलब विभिन्न जातियों को जीवों का समूह क्या कहलाएगा, कम्युनिटी कहलाएगा। जैसे मानव भी, गाय भी, भैंस भी, बकरी भी, खरगोश भी। इनकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं निम्न प्रकार की होती है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे जन्म दर। यदि आबादी में एक ही जाति के जीवों के समूह में कितने नए जीव जन्म ले रहे हैं तो उसे हम कहते हैं जन्म दर। जैसे यहाँ एग्जांपल दी गई है कि माना कि किसी समय में किसी स्थान पर 100 बकरियां 2017 में रहती थी और बकरियों ने क्या किया, रिप्रोडक्शन क्रिया किया और रिप्रोडक्शन के द्वारा 50 और नए बकरियां थी वो उत्पन्न हुई 2018 तक। अब कुल संख्या 150 हो गई, तो जन्म दर कितनी है, जन्म दर के सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पे, उनमें क्या आ जाएगी आपकी, जितने नए उत्पन्न हुए जीव है वो और उनकी पूरी
निकालेंगे। डेथ रेट में भी क्या हो जाएंगी, डेथ रेट का क्या आएगा, एक ही जाति के समूह में कितने लोगों की मृत्यु हुई तो वो क्या कहलाएगी, मृत्यु दर कहलाएगी। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ भी लिया है, माना किसी समय में अगर 100 खरगोश थे 2017 में और इनमें से 20 खरगोश 2018 तक हो गए, मर गए, तो अब संख्या कितनी हो गई, 80 होगी, तो इनकी मृत्यु दर, तो इनमें भी हम सूत्र लगाएंगे कि उस समय पे मृत्युओं की संख्या कितनी थी और उनकी टोटल इकाई हमारी 100 है, तो 20/100 तो कितना आ जाएंगे 0.2, तो इनकी ये मृत्यु दर निकल जाएगी। अब बात करते हैं हम एज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पे आयु वितरण भी होता है। आयु वितरण किसी भी संशिष्ट में जितने भी जन्म दर और मृत्यु दर क्या करेंगे, प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण लक्षण है। जैसे किसी भी संशिष्ट में विभिन्न आयु वर्गों का अनुपात उस संशिष्ट की जो वर्तमान प्रजनन की दर होती है ना, उसकी स्थिति को क्या करती है, निर्धारित करती है। ये 3 वर्ग में जीव पाए जाते हैं। सबसे पहले आपकी पाई जाती है प्री रिप्रोडक्टिव, उसके बाद रिप्रोडक्टिव और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब पूर्व जनक और उसके बाद जनक, फिर उसके बाद पश्च जनक। अलग अलग जीवों में इन तीनों आयु वर्ग की जो अवधि होती है ना भिन्न भिन्न होती है। जैसे उदाहरण के लिए ले ले तो जो इंसेक्ट होते हैं उनमें सामान्यता जो यहाँ पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव होते हैं ना, उनकी अवधि लंबी होती है, जबकि जनक की अवधि कम होती है। साथ ही साथ मनुष्यों में भी तीनों आयु वर्गों की जो अवधि होती है लगभग समान होती है। किसी भी संशिष्ट में यदि तीनों वर्गों के अनुपात को हम जो ज्यामितीय चित्रण होता है ना उसके द्वारा पिरामिड के रूप में दर्शाएं, तो इससे संशिष्टों में 3 आयु वर्ग का अनुपात लगभग समान होता है, जबकि वृद्धि करती हुई संशिष्टियों में जिनके प्री रिप्रोडक्टिव होते हैं ना उनका अनुपात अधिक कम होता है। साथ ही साथ संशिष्टियों में जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव होती है उनका अनुपात क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे पिरामिड में शो किया है जो यंग पॉपुलेशन थी उनकी, फिर स्टेबल और उस पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की। तो हम अगर पिरामिड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पिरामिड में भी ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एज डिस्ट्रीब्यूशन में ही पिरामिड की बात करें तो संशिष्ट में जितने भी भिन्न भिन्न आयु वर्ग के जो वैशिष्ट होते हैं ना उनको आलेखित किया जाता है, तो उनमें जो पिरामिड बनता है उसी को हम आयु पिरामिड कहते हैं। और जो 3 तरह के होते हैं, पहला आएगा आपका ट्रायंगल शेप्ड पिरामिड, इस तरह से। तो जो त्रिभुजाकार पिरामिड होता है ना, ये दर्शाता है कि जो भिन्न भिन्न आयु वर्ग के वैशिष्ट है उनमें सबसे नीचे जो प्री रिप्रोडक्टिव होती है जीवों की संख्या को क्या कर रही है, दर्शा रही है। फिर सेकंड रिप्रोडक्टिव, फिर उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव। साथ ही साथ जो यहाँ पे तीनों हैं, तो पूर्व जननी, तो प्रजननी मतलब जनन के उम्र से पहले, यहाँ पे ये जनन के उम्र से पहले की संख्या कितनी है कह सकते हैं कि बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ ये क्या होगी, त्रिभुजाकार पिरामिड शो कर रही है। वही रिप्रोडक्टिव मतलब ऐसे व्यक्ति या जीव जो जनन करने योग्य हैं और उनकी संख्या। फिर उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव में किस तरह से जो बूढ़े लोग हैं जो प्रजनन की अवस्था को पार कर चुके हैं तो उनकी संख्या कितनी है, ये पिरामिड के बेस पे समझाया जाता है। वही दूसरी क्या आ जाएगी आपकी बेल के शेप्ड पे आएगी जो स्टेबल पॉपुलेशन है। उनके बाद आएगी अर्न शेप्ड पिरामिड मतलब कुंभाकार पिरामिड। साथ ही साथ संशिष्ट का कार्य घनत्व संशिष्टियों की वह संख्या जो एक इकाई क्षेत्र या स्थान पर दिए हुए समय में क्या होती है, उपस्थित रहती है। अब बात करें हम पॉपुलेशन ग्रोथ की। संशिष्ट वृद्धि, किसी भी संशिष्ट में उनकी जो जीवों का बढ़ना संशिष्ट वृद्धि कहलाता है। जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर मतलब मृत्यु दर, अप्रवासन, उत्प्रवासन, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, इमाइग्रेशन, इनमाइग्रेशन। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माइग्रेशंस की, तो माइग्रेशंस का डेफिनेशन हमने आपको बता दिया कि किसी एक उचित उद्देश्य के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना,
वही अप्रवासन की बात करें, अप्रवासन में क्या होगा, इमाइग्रेशन में किसी समशिष्ट में बाहर से कोई अन्य जीव उस समशिष्ट में क्या हो, प्रवेश करता है, तो वह जाति का क्या कहलाएगा, मतलब एक ही जाति के हो तो वही कहलाता है अप्रवासन। मान ले कि किसी एक स्थान पर 5 मनुष्य थे, वो क्या हुए, एमपी से मतलब एमपी में थे और यूपी से क्या हो गए, 5 मनुष्य चले जाए, तो एमपी में तो मनुष्यों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, तो यही क्या कहलाएगा, इमाइग्रेशन। वही हम बात करें इमाइग्रेशन की, तो इमाइग्रेशन में क्या होगा, किसी जगह पर जो जीव है वो उस जगह को छोड़ करके चले जाएं कहीं और। मान लेते हैं किसी जगह पर 5 व्यक्ति थे, तो 2 व्यक्ति उस स्थान को छोड़ करके क्या होंगे, चले जाएंगे, तो वहां पर अब बचे 3, तो इस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है उत्प्रवासन, जो परिस्थितियां या मौसम के विपरीत अन्य कारणों से की जाती है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की, इसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, तो जिसमें क्या हो जाएंगे, किसी भी जनसंख्या में सदस्यों से अधिक जो जियोग्राफिकल क्षेत्र होता है उनमें फैलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और किसी भी समशिष्ट या जनसंख्या के सदस्यों या जीवों के जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनको हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये भी 3 पैटर्न में होती है, 3 पैटर्न्स में वो शो होगी, जैसे कि फर्स्ट होती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस, यूनिफॉर्म में समान वितरण होगा, जैसे जब किसी समशिष्ट में जीव संख्या के सदस्य क्या करेंगे, एक दूसरे से लगभग समान दूरी पर पाए जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस। साथ ही साथ सेकंड आपके आती है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें जीवों के वितरण में जो एकरूपता नहीं पाई जाती, जीव ना तो क्या करेंगे समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होंगे और ना ही क्या करेंगे एग्रीगेट होंगी, तो ऐसा वितरण क्या कहलाएगा आपका, अनियमित रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। वही नेक्स्ट आती है आपकी क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब झुंड, यह प्रकृति में सबसे अधिक मिलने वाला डिस्ट्रीब्यूशन है। इस प्रकार के वितरण में जीव छोटे या बड़े झुंड में पाए जाते हैं, और इस प्रकार के वितरण का लाभ जीवों को जो परभक्षण या प्रतिकूल परिस्थितियां होती है ना उनमें जीवित रहने के लिए योग्य बनाता है। अब बात करते हैं हम वैचल इंडेक्स की, जेव सूचांक की, तो वैचल इंडेक्स में क्या होती है आपकी, सबसे पहले इसमें ये भी 3 प्रकार के वक्र शो करते हैं, एक तो कॉन्वेक्स सरफेस, कॉनकेव और आपकी डायगोनल। वैचल इंडेक्स उसे बोलते हैं कि यह जन्म दर और मृत्यु दर के अनुपात को दर्शाती है, और साथ ही साथ जो जेव सूचांक होते हैं ना उसके द्वारा भी हम बता सकते हैं कि समशिष्ट क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है या घट रही है या स्थिर बनी हुई है। इसका फॉर्मूला होता है वैचल इंडेक्स बराबर बर्थ रेट, साथ ही साथ बटे में डेथ रेट गुणित 100। देखिए अगर यदि जीव सूचांक जो है विचल इंडेक्स अगर 100 से अधिक आता है तो समशिष्ट क्या होगी, वृद्धि करेगी। अगर जीव सूचांक 100 ही है तो समशिष्ट क्या होगी, स्थिर होगी। अगर जीव सूचांक जो होता है वो 100 से अधिक हो तो समशिष्ट क्या करेगी, घट रही है। तो इस तरह से वहां पे विचल इंडेक्स शो किया जाता है। तो ये थी आपकी पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेगुलेशन ऑफ डेंसिटी।